जिंदगी में देर से ही सही, जिंदगी में देर से ही सही पर कुछ बनकर दिखाओ, क्योंकि वक्त के बीतने के बाद लोग आपसे आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए और हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन को और ब्लड रिलेशन में भी पजल फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्शन हो या ब्लड रिलेशन हो, दोनों के पजल फॉर्म क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो हम पहले उसको कन्फर्मली अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए। अब इसको शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे पूछ लूं। देखिए, ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ नया है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ये जुड़ा हुआ चीज़ है। आप सबको मालूम है हमारे घर में कौन कौन होते हैं। मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भैया होते हैं, ठीक है, दीदी होती हैं, भैया की शादी हो गई तो भाभी होते हैं, दीदी की शादी हो गई तो जीजा जी होते हैं, जीजा जी के लिए साले होते हैं या साली होती हैं, ये सब होते हैं। ये सब हिंदी वर्ड्स हैं। इंग्लिश में इन्हें क्या क्या कहा जाता है बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा ही, नहीं तो भी हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बेसिक पहले क्लियर कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हल्का आइडिया होगा और नहीं जिनका बिल्कुल भी स्टार्टिंग है वो देखें एक एक चीज़ को और समझें। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू ब्लड रिलेशन की। तो इसमें बस और बस दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीज पे अगर आपका कमांड है बाबू तो क्वेश्चन को यूं बना दोगे। कैसे, कौन सा चीज? तो दो चीज में एक आएगा जेंडर, दूसरा आएगा जेनरेशन। ठीक है, एक आएगा जेंडर और दूसरा आएगा जेनरेशन। कहने का मतलब जेंडर में अब मतलब क्या? तो जेंडर में मतलब सिंपल दो, कौन कौन भैया? मेल आएंगे और दूसरा क्या होगा? फीमेल। जेनरेशन वो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आप समझ लो कि आपको ब्लड रिलेशन में कहीं भी मेल कहीं दिखे, मतलब अगर लिखा हुआ पजल फॉर्म में कहीं भी आपको मेल को डिनोट कर रहा है तो आप मेल को डिनोट करेंगे प्लस से। ओके बच्चों, सिंपल। आपको कहीं भी फीमेल दिखे आप फीमेल को डिनोट करोगे किससे? माइनस से। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फीमेल लोग गुस्सा नहीं करेंगे कि वो निगेटिव क्यों है और मेल पॉजिटिव, ये जस्ट ऐसे ही बनाने का है। ठीक है, अब मेरी आदत है प्लस माइनस ही लेने की, अगर मैं अभी माइनस प्लस ले लूँ तो बहुत जगह मुझे परेशानी हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप भी ऐसे ही बनाओ, इससे आपको भी आसानी होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि लड़कियों को निगेटिव चार्ज एलिमेंट क्यों माना गया, ऐसा नहीं है। अरे बाबा, निगेटिव चार्ज एलिमेंट नहीं है, ठीक है, पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं लड़कियां। ठीक है, चलिए तो ये प्लस हो गए मेल, फीमेल हो गए माइनस। कहीं भी आपको दिखे आप मेल को प्लस दिखाएंगे और फीमेल को माइनस। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। उसको बात करने के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं और देखते हैं। कहने का मतलब एक एग्जांपल पहले जेंडर से भी मैं बोल दूं। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, तो इसको जो आप दिखाएंगे बाबू वो कुछ इस तरह दिखाएंगे। ए इज फादर, और फादर क्या होते हैं? मेल होते हैं। इसका मतलब ए को आप ऐसे दिखा देंगे बाबू, ए प्लस, और ये फादर है बी के तो आप ऐसे दिखाएंगे। तो ये ऊपर और नीचे का क्या कंसेप्ट है, ये जनरेशन से आता है। सबसे पहले आप समझ चुके हैं ये वाला चीज, ए प्लस हमने क्यों दिया? क्योंकि ये क्या थे? मेल थे। इसी जगह मैं यहां पे बात कर दूं आपसे, ए इज मदर ऑफ बी, तो आप यहां क्या दिखाएंगे? ए माइनस। एम आई क्लियर दोस्तों? यानी फीमेल और मेल को कैसे डिनोट करना है ये बात समझ में आ गई। अब जनरेशन की बात करते हैं बाबू, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे ही मैं जनरेशन पे पहुंचता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से आप समझ लो, यहां आप हो, ठीक है, ये आप, यू, ठीक है, सब लोग अपने आप को, मैं भी यहां अपने आप को मानूंगा, आप भी अपने आप को यहां पे मानोगे। क्वेश्चन में जब भी किसी के बारे में बोले तो वहां पे उसको यहां पे मानना है, उससे उसका रिलेशन दिखाना। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर बाबू आपसे ऊपर जनरेशन में, या पहले बात कर लेते हैं हम लोग आपके जनरेशन में ही। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जनरेशन में।
आप बताइए आपके जनरेशन में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले बताइए कौन कौन आते हैं। तो आप क्या बोलोगे बाबू, ब्रदर, फिर क्या बोलोगे, सिस्टर, और आपके जनरेशन में कौन कौन आते हैं बताइए। तो अभी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ब्रदर इन लॉ सिस्टर, नहीं, अभी पहले आप ऐसे सोचो कि आप क्या हो, आप अकेले हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई, बात समझ रहे हो कि नहीं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है। तो आपके जनरेशन में कौन कौन हो सकते हैं, है कि नहीं, या तो ब्रदर हो सकते हैं, या फिर जनरेशन मतलब हमारे जनरेशन में, जनरेशन समझ में आती है हमारे एज के आसपास के लोग जो होते हैं, है ना। तो ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, या फिर कजन्स, ठीक है, क्या, कजन, यानी ब्रदर सिस्टर और कजन। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि कजन ब्रदर कजन सिस्टर भी, ओके। लेकिन आप लोग जब रीजनिंग बनाओगे तो आप लोग इतना टेंशन नहीं लोगे इस बात को, ब्रदर रहे या सिस्टर रहे उसे कजन ही बोला जाता है, ओके, ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर कजन, जब आप अकेले हो, है ना, यानी आपकी जब तक शादी नहीं हुई है, जब तक आप मार्केट में अकेले घूम रहे हो, तब तक आपके साथ आपकी जनरेशन में ये रिलेशन हो सकते हैं, आपके जनरेशन में, क्लियर है, जब तक आप अकेले हो। जैसे ही आपके जनरेशन की बात हुई तो मैं आपसे ऊपर यानी आपसे एक जनरेशन ऊपर की बात करूं तो कौन कौन आएंगे बाबू, फादर आएंगे, बिल्कुल, फिर क्या आएंगे, मदर आएंगे, और बताओ बाबू कौन आएंगे, बिल्कुल सही, अंकल आएंगे, और बताओ आंट आएंगे, और कोई, तो बेसिक यही आएंगे, है कि नहीं। तो ये कजन कौन होते हैं, तो यही जो अंकल के बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, आपके वो क्या लगेंगे, कजन। अब ये अंकल कौन होते हैं भाई, तो अंकल भाई सिंपल सी बात है, आप ही सोचो, आपके पापा हैं, तो आपके पापा के भाई आपके लिए क्या हुए, हिंदी में बोला जाए तो चाचा, ठीक है, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो क्या हुए, अंकल। आपके मम्मी के भाई अगर हिंदी में बोला जाए तो मामा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करें तो उन्हें भी क्या बोलते हैं हम लोग, अंकल, ठीक है। तो चाहे वो मम्मी की तरफ से हो रिलेशन उनके भाई या पापा के, उनको बोला जाता है क्या, इंग्लिश में अंकल ही, वहां मामा अंकल या चाचा अंकल नहीं होता है, क्लियर। और वही आंट हो जाएंगी जो उनकी पत्नी होंगी, सिंपल, या फिर अंकल की पत्नी भी आंट होंगी, ठीक है, या फिर अगर पापा की बहन है कोई, यानी आपकी हिंदी में बोला जाए तो बुआ, वो भी किस में जाएंगी, आंट में। मम्मी की अगर बहन है यानी कि बोला जाए हिंदी में तो मौसी, वो भी किस में जाएंगी, आंट में। एम आई क्लियर और नॉट, एकदम एक एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर है कि नहीं बच्चों, है ना। चलिए, तो अगर ये हो गया इस जनरेशन में कैसे कैसे लोग, कैसे रिलेशन बन सकता है आपसे। अगर आपकी जनरेशन की बात करें तो ब्रदर सिस्टर कजन वही होंगे जो अंकल आंटी के बच्चे होंगे। कौन कौन अंकल आंटी हो सकते हैं बता दिया। अगर मैं इनसे एक जनरेशन ऊपर चला जाऊं, ठीक है, तो वहां कौन होने वाले हैं, जीएफ। वेट मैं इसे मिटा देता हूं जीएफ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे लोग, फिर दिक्कत हो जाएगी भैया। ना एक सेकेंड, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, बिल्कुल गलत दिशा में नहीं जाना है बच्चे, ध्यान देंगे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, ओके। तो सिंपल बाबू, आपके पापा के जो पापा हुए वो कौन हुए, ग्रैंडफादर। आपके मम्मी के जो पापा हुए वो भी ग्रैंडफादर। आपके मम्मी के पापा हिंदी में नाना जी लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर। आपके पापा के पापा दादाजी हिंदी में लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर। आपके पापा की मम्मी दादी लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडमदर। आपके मम्मी की मम्मी नानी लेकिन इंग्लिश में वो ग्रैंड मदर ही। यानी आप देख लो ऊपर के जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ, यानी आपसे एक जनरेशन ऊपर फादर मदर अंकल आंटी, लेकिन उससे एक जनरेशन ऊपर में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप देख लेना जो भी होगा वो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ही होगा। ओके, आइए अब मैं आपसे थोड़ा एक जनरेशन नीचे आ जाता हूं, ठीक है। यानी जैसे ही आपसे एक जनरेशन नीचे आया तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं।
तो आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। आपके भाई की शादी अगर हो गई और उसके बच्चे हो गए तो वो आपके लिए क्या लगेंगे? बताइए, बताइए जल्दी बताइए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आइए दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा अभी तक यहाँ तक, और हमने जो पूछा था आप लोग अच्छे से लिख भी चुके होंगे। फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन आपके भैया की शादी हो गई, आपकी दीदी की शादी हो गई, तो इनके जो बच्चे होंगे, कहने का मतलब अगर आपके भैया या दीदी दोनों में से किसी के भी जो बच्चे होने वाले हैं, यानी लड़का अगर हुआ तो आप उसे क्या बोलेंगे? नेफ्यू। क्या बोलेंगे? नेफ्यू। अगर दीदी की शादी हुई है आपके, उनके अगर लड़के हुए तो वो आपके लिए क्या होंगे? भांजे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नेफ्यू। अगर भैया की शादी हुई, उनके बच्चे हुए और लड़का हुआ तो वो भतीजा हिंदी में, बट इंग्लिश में क्या होगा? नेफ्यू। ठीक है। और अगर दोनों की लड़की हुई तो उसे क्या बोलेंगे आप? नीस। क्या कहेंगे? नीच। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नेफ्यू नीस, अगर नेफ्यू नीस हो गए तो मिठाई बांटिए मार्केट में, और क्या है ना। चलिए, तो ये दोनों आ गए। इसके अलावा फिर कज़न के भी जो वही सेम चीज़, कज़न में भी अगर किसी की शादी हो गई, उसके जो बच्चे होंगे, कहने का मतलब लड़का होगा तो नेफ्यू, लड़की होगी तो नीस। ओके, अब इससे हम क्या करते हैं? एक जनरेशन नीचे आते हैं। ठीक है। तो अगर एक जनरेशन नीचे गए तो कौन कौन मिलेगा उस पर आते हैं। थोड़ा सा आराम से आते हैं उस पर। कहने का मतलब उस पर आने से पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए, उसके बाद इस पर लिखेंगे। अब आते हैं आपकी शादी करवाते हैं, क्योंकि अभी तक आप अकेले घूम रहे थे। ठीक है। तो भैया आप बोल सकते हैं, नहीं आपका पूरा डाउट हो सकता है यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ आपकी जिज्ञासा हो सकती है, सर यहाँ पे महिला मित्र या पुरुष मित्र को नहीं रख सकते हैं अपने जनरेशन में। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, लेकिन बच्चों जब तक आपकी शादी उससे नहीं हो जाती है तब तक आप उसको ब्लड रिलेशन में नहीं रख सकते। ओके, चलिए अब आपकी मैं शादी करवाता हूँ। आइए, जैसे ही मैंने आपकी शादी करवाई, अब यू कहने का मतलब यहाँ लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की। ओके, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लड़के, वो अपने आप को यहाँ लड़का मानेंगे तो वो प्लस होंगे, और लड़की हुई तो वो माइनस। तो अगर लड़के की शादी हुई तो ऑब्वियसली किसके साथ होगी? एक लड़की के साथ। तो अगर आप लड़के हैं, इफ यू आर अ बॉय, तो यहां पे जो होने वाले हैं वो क्या होने वाले? वाइफ। क्लियर? हाँ या ना? ऑब्वियसली ना, लड़के की शादी लड़की के साथ और लड़की की शादी लड़के के साथ। तो लड़की अगर यहां पे है तो अगर उसकी शादी होने वाली है तो वो यहां पे कौन होने वाले हैं? हस्बैंड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, वाइफ या हस्बैंड। तो ये दोनों भी आप ही के जनरेशन में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप ही के एज के आसपास से शादी करते हो आप लोग। ठीक है। तो ये हो गए आपके वाइफ और हस्बैंड एक ही जनरेशन में। ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपकी शादी हो जाती है बाबू, अभी तक आप अकेले मार्केट में घूम रहे थे तो ये सब रिलेशन से घिरे हुए थे, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो इसके साथ जो जो रिलेशन है वो सब ब्लड रिलेशन में आपसे जुड़ जाएगा। समझ जाओ, ये अकेली नहीं आएगी, ये अकेला नहीं आएगा, अपने साथ जिंदगी में जो जो रिलेशन है इसका वो सबको लेते हुए आएगा। क्लियर? यानी जैसे ही ये आया तो इसके जो मम्मी पापा हुए, यानी अगर इसके पापा हैं, लड़की है लड़का है जिसके भी, यानी अगर इसके पापा हैं तो वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? फादर इन लॉ। देखिए, अगर मुझसे पूछिएगा तो सिंपल सी बात है, जब तक आप अकेले घूमते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है आप पे एक कानून लागू होता है जिसपे इंडियन पीनल कोड वाला कानून लागू नहीं होता है, एक अलग तरह का लॉ लागू होता है। देखिए, लॉ लग गया तुरंत, फादर इन लॉ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये लॉ लगना शुरू हो जाता है कहीं भी, कुछ भी। देखिए, आप देखते रहिए, यानी इसके या इसकी मम्मी जो होंगे आपके लिए फिर क्या लगेंगी? मदर इन लॉ। देखिए, सब में लॉ लगने वाला है। अब ये कहने मतलब अब ये मत बोल दीजिएगा भैया कि अच्छा इसके अंकल जो होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? अंकल इन लॉ, आंटी जो आंटी इन लॉ ना,
वो ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। उनके अंकल या आंटी वो भी आपके क्या लगेंगे, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल, अगर आप अपने, मैंने बोला ना, ब्लड रिलेशन बिल्कुल आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप ही सोचो, अगर आपके जैसे आपके ससुर जो है, कहने का मतलब आपकी शादी हो गई, आप उस जोन में जाओ जिसकी नहीं भी हुई है, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ शादी करके, ठीक है। मन में सोचो कि आपकी शादी अगर हो गई तो आपके जो ससुर हैं, उनके जो भाई हैं, कहने का मतलब उनके जो भाई हैं, तो क्या आप उसको क्या बुलाओगे? तो उनको भी आप लोग नॉर्मल डेज, जब जिनकी शादी हो गई होगी वो समझ रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ससुर ही कहते हैं, समझ रहे हो। तो वो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ में ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया भैया इस जनरेशन में। लेकिन अगर फादर इन लॉ के पापा भी हैं, ठीक है, या फादर इन लॉ की या मदर इन लॉ के भी पापा या मम्मी हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेना है, वो जाएंगे सिंपल और सिंपल किसमें, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर में। इसमें टेंशन नहीं लेना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक अच्छे से एक एक बात को समझो। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए बाबू, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जब तक आप अकेले मार्केट में घूम रहे थे तब तक आप पे कोई भी लॉ नहीं लग रहा था, लेकिन शादी होते के साथ आप पे कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, लॉ लग जाते हैं। कौन कौन से लॉ लगे? अभी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ लगा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, इससे ऊपर भी जनरेशन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आपके क्वेश्चन, आप जहां हो उससे 2 जनरेशन ऊपर और आप जहां हो उससे 2 जनरेशन नीचे में बन जाएंगे, इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, ठीक है। इससे ऊपर क्या होता है तो मैं बता दूं यहां से, GGF। फिर बाबू ऐसा नहीं समझ लेना ग्रेट GF, आहा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर होता है। उससे ऊपर जाओगे तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड मदर होता है। फिर ग्रेट 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 टू द पावर 4, ग्रेट टू द पावर 5, वो होता रहता है, ठीक है। नीचे आओगे तो जो 2 जनरेशन के बाद ग्रेट ग्रेट सन होता है, सॉरी ग्रेट 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 ग्रैंड सन होता है। फिर वैसे ही G टू द पावर 3, G टू द पावर 4 लगता जाता है, ठीक है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हमारा क्वेश्चन इतने में बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो हम काहे उतना आगे जाते रहे, ठीक है। तो चलिए आगे देखें। अब देखिए, हमसे एक जनरेशन ऊपर में तो आ गए थे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब इसी जनरेशन में तो जैसे ही शादी होगी तो कुछ लॉ लगेंगे ना भैया। कौन कौन से? अगर इन दोनों के भाई होते हैं तो वो क्या लेके आएंगे, ब्रदर इन लॉ। अगर बहन होती हैं तो क्या लगाएंगी भैया, सिस्टर इन लॉ। देखिए यहां पे थोड़ा समझने की बात है कि लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में टेंशन नहीं है, ठीक है। हिंदी में अगर जाओगे तो ज्यादा टेंशन होने लगता है, दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। जैसे कि अगर आप लड़के हो, अगर आपकी शादी लड़की के साथ हुई, अगर क्या 100% लड़की के साथ ही होगी, अगर आपकी शादी हो गई तो उसके बाद यहां जब शादी होनी है, उस शादी के बाद जो उसका भाई होने वाला है वो कौन है, आपका ब्रदर इन लॉ लगेगा। कहने का मतलब अगर हिंदी में मैं बोलूं तो आपका वो साला लगेगा, आप उसके लिए जीजा जी लगेंगे, लेकिन आपके लिए वो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, और उसके लिए आप इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे। साला जीजा खत्म, समझ रहे हो कि नहीं। हिंदी में अलग हो सकता है बट इंग्लिश में सेम, ठीक है। उसी तरह अगर किसी लड़की की शादी हुई, उसका हस्बैंड का अगर छोटा भाई है तो देवर हिंदी में, अगर बड़ा भाई है तो जेठ, लेकिन वही बात है, वो जैसे ही इंग्लिश में आते हैं तो ब्रदर इन लॉ ही लगेंगे। अगर उनकी बहन है कोई तो ननद लगती है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही लगेंगे। उनके लिए ये भाभी लगेंगी, है ना, लेकिन इंग्लिश में सब सिस्टर इन लॉ ही लगेंगे। सिंपल है, इंग्लिश में टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जनरेशन में बेसिक आ गए, तो आप अच्छे से देख लो एक एक चीज को, क्योंकि अगर आपका ये क्लियर हो गया ना बाबू, मैं इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि अरे सर क्या ये सब बता रहे हैं, अरे बहुत जरूरी है, बहुत लोगों का क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। अच्छे से क्लियर करके रखो। आओ, नेफ्यू नीस हो गए, ठीक है। अब आपकी चूंकि शादी हो गई है बाबू, और शादी हो गई तो बिल्कुल क्या हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो अगर लड़का हुआ तो वो कौन होगा, वो आपका सन होगा। अगर लड़की हुई तो वो कौन होगी, ओके, वो आपकी डॉटर होगी। हाँ या ना, बस ये बताइए। बहुत अच्छे, तो शादी हो गई भैया, बच्चे हो गए, मिठाई उठाई बांटो यार, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो। अगर आपके लड़के की शादी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके लड़के की शादी हुई तो लड़की के साथ ही होगी।
तो लड़की के साथ जो वो लड़की के साथ वो शादी करेगा वो लड़की कहलाएगी क्या? डॉटर इन लॉ। अब आती है बात, अगर आपकी लड़की की शादी होगी तो ऑब्वियसली लड़के के साथ, अगर लड़के के साथ शादी हुई है तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा बाबू? वो बन जाएगा सन इन लॉ। एम आई क्लियर की नहीं रे बाबू? ये बात अच्छे से समझ लो, सब कांड होता है भैया शादी के बाद, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं। तो ये हो गए भैया। अब कोई कहोगे नेफ्यू इन लॉ, नीस इन लॉ, ये सब नहीं होते। ओके, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, दिमाग मत लगाओ। बेसिक इसमें जो है यही आ सकते हैं, बेसिक, ठीक है? बेसिक ये रहेंगे, इस जनरेशन में ये रहेंगे। इससे नीचे ही जैसे जाओगे वहाँ पे क्या होने वाला है? ग्रैंड सन। कौन होगा भैया? ये पोता। पोता बोले तो दादाजी आप जब बन जाओगे, यानी आपके बेटे की, ठीक है कि नहीं? आपके बेटे का बेटा जो होगा वो कौन होगा? ग्रैंड सन आपके लिए। और ग्रैंड डॉटर, डॉटर ये कौन होगी? तो आपके बेटे की लड़की हुई तो भी ग्रैंड डॉटर, लेकिन आपकी लड़की का लड़का हुआ तो आपके लिए वो क्या? नाती। लेकिन इंग्लिश में वो ग्रैंड सन ही होता है ना? अगर लड़की हुई तो नाती, लेकिन इंग्लिश में वो ग्रैंड डॉटर ही होती है। सो इंग्लिश में टेंशन नहीं है, एक बार अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। इसके नीचे ग्रेट ग्रैंड सन होता है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, लेकिन जरूरत नहीं है। हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ इसी जनरेशन में होने वाला है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए बाबू, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ हैं तो आपके जनरेशन में ब्रदर, सिस्टर, कजन, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट ऊपर में फादर, मदर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। उससे ऊपर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दो के अलावा कुछ नहीं। उसके जस्ट नीचे सन, नेफ्यू, नीस, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। ओके, जस्ट उससे नीचे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। एम आई क्लियर? ये जनरेशन अच्छे से सब लोगों का क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग बेसिक कुछ बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे भी चलेंगे। आइए, अब चूंकि आप लोगों ने उसे अच्छे से लिख लिया है, समझ लिया है एक एक चीजों को, तो मैं आशा करता हूं कि अब कुछ भी अगर आपको मैं समझाऊं यहाँ पे कुछ दो तीन बातें जो अच्छे क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो जो मेरे दिमाग में अभी आता जाएगा मैं समझाता जाता हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे बात की थी जेंडर, सेकेंड बात की थी जनरेशन की। आइए देखें, अगर आपसे कहीं कहा जाए, एक ऐसा वर्ड दे दिया जाए ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले तो इसका मतलब होता है बाबू सिंपल। ठीक है, सिंपल होता है इसका मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन कहने का मतलब अगर कहीं बोला जाता है C and D आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ A, कहने का मतलब ये A है, C और D इसके ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब उनके बच्चे। क्लियर है? अच्छा चलिए, उसको समझने से पहले ये भी समझ लें अब हम लोग कि अब चूंकि हमने जेंडर और जनरेशन दोनों क्लियर कर लिया है, तो बेसिक बात हमें समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब अगर स्टेटमेंट में कहीं लिख दे आपको A इज फादर ऑफ B, A इज फादर ऑफ B, तो इसको कैसे खींचोगे? जिस तरह डायरेक्शन में बोलता था ना, A इज इन द वेस्ट ऑफ B, तो आप डायरेक्शन खींचते थे। एग्जैक्टली यहां भी एक पिक्चर खींचोगे, उसको देखोगे और आंसर मार दोगे। 100% आपका सही होगा, सब लोगों का। अगर कहता है A इज फादर ऑफ B, तो आप गौर से देखो किसको फादर बना रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑलवेज रिलेशन अगर फर्स्ट का दिया हुआ है सेकेंड के साथ, A इज फादर ऑफ B, B तो फर्स्ट का ही रिलेशन देता है सेकेंड के साथ। यानी अगर कभी ऐसे बोला B's फादर इज A, अब यहां दिक्कत होगा, यानी B का फादर कौन है? A। तो ये सब बेसिक चीजों को समझना होगा। यहां A इज फादर ऑफ B का मतलब A के बारे में बोला, A फादर है मतलब A मेल होगा। सबसे पहले दो ही चीज, पहला जेंडर, दूसरा क्या? जनरेशन। तो जैसे बोला तो इसका जेंडर देख लीजिए, A फादर यानी मेल होगा, मेल होगा तो फादर है किसका? B का। याद करिए दोस्तों, आप अगर यहां हैं तो आपके फादर कहां होते थे? जस्ट इसके ऊपर, हाँ या ना? तो बस वही है गेम, और कुछ नहीं है। यानी अगर A यहां है, ये फादर है B का, तो इसका बच्चा जो होने वाला है वो जस्ट इसके नीचे होने वाला है, हाँ या ना? आप ऐसे मार्केट में खींचोगे। ओके और नॉट? अगर समझ गए तो बोलिए हाँ या ना। इसी जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, इसी जगह मैं आपसे बोलता हूं A इज फादर ऑफ B दिया हुआ है, मुझे बताइए B
रिलेशन विथ ए। बताइए जल्दी से, बी का ए के साथ क्या रिलेशन है, जल्दी बताइए। डिसाइड कर दिया क्या, रिलेशन बता दिया क्या? अरे बाबू अगर रिलेशन बता दिया ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए हो। अरे बाबू आपको रिलेशन दिया हुआ है ए का बी के साथ, बी का ए के साथ नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, ब्लड रिलेशन में सबसे खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं, जब तक उनका जेंडर डिसाइड ना हो जाए आप अपने मन से नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। सबसे पहला बात ये सबसे जरूरी है, इसीलिए जब तक उसका जेंडर डिसाइड ना हो आंसर CND होगा। कहने का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, या फिर अगर लड़का है तो उसका एक अलग रिलेशन, लड़की है तो उसका एक अलग रिलेशन दिया रहेगा और करके, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ए इज फादर ऑफ बी का मतलब आप ये नहीं बता सकते कि बी लड़का है या लड़की, यानी बी इज रिलेशन विथ ए। इसका आंसर अगर आपसे ऑप्शन में CND है तो आप CND मारो, अगर CND नहीं है तो आपका आंसर होगा सन, और यहां पे दे देगा और, अरे बाबा डॉटर, ठीक है डॉटर। तो आप आंसर ऐसे करोगे सन और डॉटर। ऑब्वियसली अगर इस इंसान का जेंडर मालूम नहीं है इसका मतलब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अगर वो लड़का होता है तो सन आंसर होगा, या फिर अगर वो लड़की होती है तो डॉटर, क्योंकि फादर है ना। हाँ या ना, एक बात क्लियर हो गई अच्छे से, ये बहुत जरूरी था, ठीक है। अब इसी जगह आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं कुछ आपसे कहना चाहूंगा। अब मैंने जो बात की थी ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बाबू चिल्ड्रन, यानी ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब बी जो है बाबू, बी इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए। सिंपल। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बाबू, चिल्ड्रन, उनके बच्चे। सिंपल, उनके क्या बच्चे। तो अगर ऐसा है बाबू तो सिंपल है, बी ऑफ स्प्रिंग है किसका, ए का। तो ये बात क्लियर, ये वर्ड क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत अच्छे। अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसी जगह आपको कहीं दे दे, ठीक है, अगर आपको बोल दे ए इज मैरिड टू, इसी जगह लिख दे ए इज मैरिड टू, अच्छा वो करते हैं बाद में, दूसरा कर देते हैं पहले, ठीक है। ये यहां इंफॉर्मेशन गिवन है, ए इज फादर ऑफ बी, दूसरा इंफॉर्मेशन बोल दिया सी इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ बी। तो आप यहां कैसे बनाओगे उसको, इसी पिक्चर में आपको बनाना होगा, एक पूरा पिक्चर बनाना है, ठीक है। यानी सी अगर ब्रदर है बी का तो याद रखिए फिर से रिलेशन किसका दिया हुआ है, सी का रिलेशन दिया हुआ है। अगर सी का रिलेशन दिया है बाबू, अगर सी का रिलेशन दिया है मतलब सी को दिखाना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसका रिलेशन दे उसी के साइड एरो दिखाइएगा ऐसे। एम आई क्लियर और नॉट। ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब ए के साइड एरो दिखाया। सी इज ब्रदर ऑफ बी मतलब सी के साइड एरो दिखाएंगे। और ब्रदर किस जनरेशन में आता है बाबू, तो जिसके जनरेशन में आता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसी के जनरेशन में। अगर आप यहां पे हो तो आप ही के जनरेशन में ब्रदर और सिस्टर आएंगी। अगर बहुत अच्छे, अगर ऐसा है तो ये अगर बी है तो इसी जनरेशन में कौन आने वाला है, सी, क्योंकि ये क्या है इसका ब्रदर, और चूंकि सी ब्रदर है मतलब ये मेल होगा प्लस। हाँ या ना बोलिए। और अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर आप बोलेंगे ब्रदर और सिस्टर। एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है हमने, तो बात अच्छे से समझ में आ गई। इसी जगह मैं आपसे पूछूं, एक वर्ड और मार्केट में आएगा इसी जगह पे, गौर से देखिएगा, सिबलिंग्स। यानी अगर मैं आपको बोलूं बी एंड सी आर सिबलिंग्स, क्या बोलूं, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स का मतलब होता है बाबू एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। मतलब भाई बहन एक दूसरे के लिए होते हैं। लेकिन सिबलिंग का मतलब आप नहीं डिसाइड कर सकते कि उसका जेंडर क्या है। अगर कहीं बोल दे बी एंड सी आर सिबलिंग्स तो आप इसी जनरेशन में ऐसे दिखा दोगे, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि बी का जेंडर क्या होगा, सी का। वो बच्चे हैं बी एंड सी किसी माता पिता के, लेकिन क्या लड़के हैं या लड़की आप नहीं बता सकते। ओके, याद रखिएगा, एकदम जनरेशन क्लियर हो जाएगा बट जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो बी
इज सिबलिंग ऑफ सी। अगर यहां पे बोल दे बी इज सिबलिंग ऑफ सी तो बी सी ऐसे दिखा देंगे आप, लेकिन बी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा बाबू। लेकिन इसी जगह अगर बोल दे बी इज सिस्टर ऑफ सी तो जेंडर तुरंत डिसाइड हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? अगर यहीं पे मैं लिख दूं एक और इंफॉर्मेशन, यानी यहां पे लिख दूं मैं बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, तो इसका अपने आप क्या हो जाएगा, जेंडर डिसाइड हो जाएगा। इसको आप माइनस कर दोगे। लेकिन मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं क्वेश्चन को, तो मैं इसे नहीं लिखूंगा, कुछ और करने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन। एक एक बात को अच्छे से समझिए दोस्तों। तो सिबलिंग का मतलब समझ में आ गया, जो एक ही माता पिता के संतान होते हैं, एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। बहुत अच्छे। अब आते हैं बाबू, यानी आप समझ गए पिक्चर कैसे बना रहे हैं हम लोग, यानी सेम जनरेशन में किसी का रिलेशन दिया तो सेम इसी जनरेशन में बना देंगे पिक्चर, ऐसे एरो मार्क दे देके। अगर उससे ऊपर बोला तो उसको ऐसे खींच देंगे, अगर उससे नीचे बोला तो नीचे खींचेंगे, अगर उससे भी ऊपर बोला तो और एक जनरेशन, यानी जैसे कि यहीं पे लिख दूं मैं बाबू, यहीं पे मैं लिख दूं। अच्छा, इसको हो गया तो मैं इसे मिटा रहा हूं। कुछ और इंफॉर्मेशन आपको, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है हमें। आइए, अगर आपसे कहे मैरिड कपल के बारे में, मैरिड कपल कहने का मतलब ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो आप बता सकते हो कि ए का जेंडर क्या होगा, बी का जेंडर क्या होगा, बताइए। तो याद रखना, जब भी मैरिड कपल आएंगे ना मार्केट में, जब भी मैरिड कपल आएंगे आप उसको कुछ इस तरह दिखाओगे। सिर्फ यहीं पे ऐसा होगा बाय डायरेक्शनल, दोनों साइड एरो आएंगे भैया। जरूरी है ना भैया, दोनों में प्यार बना रहना चाहिए ना, इसीलिए दोनों तरफ क्या होते हैं, एरो होते हैं। क्लियर है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं? नॉर्मल में देखो एक ही तरफ एरो है, क्लियर। यहां ये इसके लिए, ये इसके लिए, जिएगा मरेगा, सिंपल सिंपल सी बात। ओके, चलिए। तो अगर मैरिड कपल बोल दिया, इसका मतलब है ये नहीं कि उसका जेंडर डिसाइड हो गया। लेकिन इसी जगह आपको बोले ए इज मैरिड टू ई, तो भी देखिए, मैरिड कपल बोला तो भी, लेकिन अगर ए इज मैरिड टू ई बोला तो भी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन इसी जगह बोल दे ए इज हस्बैंड ऑफ ई, तो 100% डिसाइड हो जाएगा। एक का नहीं बाबू, दोनों का। गौर से देखो, ए इज हस्बैंड मतलब कौन, ए लड़का होगा, हाँ या ना, और इसकी शादी किसके साथ हुई, ई के साथ। तो मुझे ये बताओ, ई का जेंडर डिसाइड करोगे या उसका आंसर मारोगे तुम सी एंड डी? जल्दी बोलो। अगर मैं तुमसे यहां क्वेश्चन पूछ दूं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या तुम सी एंड डी मारोगे या आंसर बताओगे बाबू? बिल्कुल तुम बोलोगे, अपने आंख को बंद करोगे और आंसर बोलोगे वाइफ। ई इज द वाइफ ऑफ ए, ई इज वाइफ ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अगर शादी हुई है लड़के की किसी के साथ तो ब्लड रिलेशन में बाबू सिर्फ और सिर्फ लड़की के साथ हो सकती है, और अगर लड़की की शादी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ लड़के के साथ हो सकती है। ये ब्लड रिलेशन 100% बोलता है। ये बात आप रट लो, अच्छे से समझ लो। तो यानी अगर एक के बारे में भी बोल दे तो सडे अपने आप दूसरे का रिलेशन डिफाइंड हो जाता है। अगर मैं यहां पे बोल दूं ए इज वाइफ ऑफ ई, कहने का मतलब ए लड़की, इसकी शादी जिसके साथ हुई वो क्या है, लड़का, यानी ई इज द हस्बैंड ऑफ ए। एम आई क्लियर और नॉट दोस्तों? अगर क्लियर हो गया तो आइए जरा यहां पे माहौल बनाते हैं और क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग। एक मिनट, मार्कर गिर गया, थोड़ा उठा लें हम। आए दोस्तों, यहां देखिए, यही क्वेश्चन था हमारे सामने। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसमें जरा मार्केट को कुछ इस तरह बनाए भैया कि हम कह रहे हैं आपसे डी इज मदर ऑफ बी। एम आई क्लियर दोस्तों? तब आप बोलोगे अरे सर ई आप फिर कैसे बनाएंगे बताइए आप फिर मन में आ जाएगा आपके, अच्छा सर ऐसा काम करते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा घींच देते हैं, हाँ तो ये डी को मम्मी बना देते हैं। कैसा सर? बढ़िया। ये गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है, बात समझ लीजिए, ऐसे नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। जो चीज़ें एक जनरेशन में क्लियर हो रही हैं उसके लिए अब यहाँ से यहाँ खींचने की जरूरत नहीं है। क्यों? गौर से देखिए, ये सब जगह पे आपको समझना है कि अरे बाबू सिंपल सी बात है कि अगर डी इज मदर ऑफ बी तो मुझे ये बताइए
ए बी का क्या था, ए बी का क्या था, पापा था। अगर ए बी का पापा था और डी उसकी मम्मी है तो ऐसे अकेली मम्मी थोड़ी बनेगी, सिंगल मम्मी थोड़ी बनेगी। सिंपल सी यहां पे बात है। वो क्या है, वो अगर यहां पे दिया हुआ है डी इज मदर ऑफ बी, तो यह अंडरस्टूड हो जाएगा अपने आप कि ए अगर फादर है तो बी की शादी, सॉरी डी की शादी 100% किसके साथ हुई है, ए के साथ हुई है, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी फादर है। तो अगर बोल दे डी इज मदर ऑफ बी, इसका मतलब आप लोग अपने मन से ऐसा डायग्राम खींचेंगे, ए की शादी डी के साथ करा देंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे, सिंगल पेरेंटिंग नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। आप अपने मन से यहां पे जब तक लिखना दे कि सिंगल मदर सिंगल फादर, ऐसा कुछ लिखेगा नहीं नॉर्मली। डी इज मदर ऑफ बी अगर बोले तो डी अगर मम्मी है तो 100% पापा के साथ शादी हुई होगी उसकी, सिंपल है। यानी पापा के साथ शादी करवाए, यानी ए और डी मैरिड कपल, ऐसे शो करेंगे। इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। तो सिंपल है, ए के पापा ये, सॉरी बी के पापा ए, बी की मम्मी डी। एम आई क्लियर और नॉट? अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया, पिक्चर ऐसे बनाना है तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दूं, बाबू मुझे ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, आंसर दे पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो। सी रिलेटेड टू ए, आंसर बोलो बाबू। बिल्कुल 100% आंसर क्या होने वाला है, सन। दिख रहा है कि नहीं रे बाबू, सिंपल है। ए का बच्चा बी, बी का भाई ये, तो सिंपल है ना, ये दोनों इसी के बच्चे हैं ना। यानी सी जो है इसका क्या है, लड़का है, सन। एम आई क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं बाबू। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में थोड़े मजा आएगा, थोड़ा आओ, थोड़ा मार्केट में आओ, ठीक है। इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बहुत हुआ इधर भैया, मैरिड कपल उपल बहुत बना दिए हैं, ठीक है, बहुत हुआ। आइए थोड़ा सा क्लियर किया जाए चीज़ों को। अगर बाबू यहाँ पे बोल दे, ठीक है, यहाँ पे बोल दे, हाँ एक दो चीज़ और, यहाँ अगर बोल दे इसी क्वेश्चन में सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ अगर बोले ए हैज़ only one son। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि ए हैज ओनली वन सन, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट दिखे तो आप आंख बंद करके बाबू ये समझ लेना कि अगर एक सन मिल गया तो उसके बाद बचे हुए जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं, उनका जेंडर अपने आप डिसाइड हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? एकदम एक एक चीज। ए हैज ओनली वन सन, यानी ए का एक लड़का, तो एक लड़का तो यहां मिला हुआ है, इसका मतलब जेंडर अपने आप डिसाइड हो जाएगा बी का। एम आई क्लियर और नॉट? जितने भी बच्चे और बचे हुए होंगे वो 100% क्या होंगे, डॉटर होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये एक स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन का है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई बाबू, कैसे जेंडर अपने आप क्लियर हो जाता है। अगर ओनली वन सन है तो बचे हुए जितने भी बच्चे हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, लड़कियां। अगर इसी जगह क्वेश्चन में कह देता ए हैज ओनली वन डॉटर, तो अगर वैसा कंडीशन रहा जिसमें एक ही लड़की दिख रही है तो बचे हुए जितने भी है वो क्या हो जाएंगे, लड़के। एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ गए। लेकिन अगर कहीं बोल देता ए हैज ओनली अ चाइल्ड, ओनली अ चाइल्ड, ए हैज ओनली वन चाइल्ड, ओनली वन चाइल्ड, तो जब ऐसा कहीं बोले ना बाबू तो ये समझ जाना कि ए का एक ही बच्चा है, ज्यादा बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है। क्या आप उसका जेंडर बता सकते हैं? नहीं। उस जगह आप उसका जेंडर नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन इन सब जगह, इन दोनों ओनली वन वाले कंडीशन में जब लड़का या लड़की फिक्स कर दे तो आप बचे हुए का जेंडर बता सकते हैं। बहुत अच्छे, कुछ बहुत जरूरी बातें हमने क्लियर कर ली, बहुत सुंदर। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाए आपका। जब ऐसा हो गया तो बाबू यहां तो मैंने क्लियर किया था ना, ए हैज ओनली वन सन। चलिए ये और ये भी। अब आते हैं एक और बात, मैं कुछ यहां लिख देता हूं। बी इज मैरिड टू ई। एम आई क्लियर? तो आप यहां फटाफट बी की शादी ई के साथ करवाओगे, चूंकि बी लड़की थी तो ई का जेंडर अपने आप डिसाइड, ई क्या हो गया, लड़का। एम आई क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे। पिक्चर देख रहे हो, बन गया है। पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर बहुत जरूरी है बाबू बनाना।
इसी तरह बनाना है आपको। अगर बन गया तो बहुत खूबसूरत। यहां से एक दो क्वेश्चन फटाफट पूछ दूं। मुझे ये बताइए बाबू, व्हाट इज द रिलेशन, यानी ई रिलेटेड टू सी, मुझे आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? ई रिलेटेड टू सी, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा बाबू, फटाफट। अरे भैया सिंपल है, ई रिलेटेड टू सी मतलब सी की जो बहन थी उसका जिसके साथ शादी हुआ वो बंदा क्या लगेगा आपका। तो जैसे ही जहां क्वेश्चन पूछे अपने आप को सेकंड पर्सन बना दो, अपने आप को क्या करो, सेकंड पर्सन बना दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी मेरी बहन का पति मेरा जीजा, जीजा को क्या बोलते हैं भैया, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं भैया, ब्रदर इन लॉ। एम आई क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे। मैं यहां क्वेश्चन पलट दूंगा, मेरा मूड खराब हो गया। मैं कह रहा हूं सी रिलेटेड टू ई, बताओ क्या होगा आंसर रे, जल्दी बोलो। सिस्टर इन लॉ होगा कि नहीं, जल्दी बोलो तो आंसर। अरे भैया सिस्टर इन लॉ तो कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी रिलेटेड टू ई, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उसका जेंडर देखना है। जेंडर यहां क्या है, प्लस। तो ऑप्शन में अगर लड़की का ऑप्शन दिया हुआ है तो लड़की के सारे ऑप्शन काट दो, क्यों? क्योंकि प्लस है मतलब मेल होगा, यानी 100% ये मेल होगा। अब सी ई का क्या लगेगा, तो अपने आप को ई बना दो। ई अगर तुम हो तो तुम्हारी बीवी का भाई तुम्हारा क्या लगेगा, साला। अगर साला है तो सिंपल है बाबू, साले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। सो आंसर विल बी द सेम। एम आई क्लियर और नॉट बाबू रे बाबू, बहुत अच्छे। बात समझ में आ गई और नॉट? अगर बात समझ में आ गई तो मैं कहना चाहता हूं एक और यहां पे बात तुमसे। मैं कहता हूं एफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई। जल्दी बताओ, एफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई। एफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई। तो देखना, ऐसा मत कर देना बाबू, सिंपल आंख बंद करके कि आप अगर बी के नीचे भी एफ ऐसे खींचते हो तो भी गलत नहीं होगा, ई के नीचे भी एफ खींचते हो तो भी। ऐसा मत कर देना, दोनों बना देना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कोई एक बनाना अच्छा रहेगा। हमेशा कोशिश करना एक लाइन में ऐसे दिखे तो ज्यादा सुंदर समझ में आता है बात क्लियर है? तो ऐसे बना देना। क्या बोला, एफ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ई, यानी एक ही चाइल्ड है लेकिन लड़का है या लड़की क्लियर किया क्या? नहीं। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एफ रिलेटेड टू ए, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। बहुत अच्छे आंसर तुम्हारी दिए होगे, सन 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 या ग्रैंड सन। अरे भैया इसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। क्यों? जैसे ही पूछे ना बाबू किसी का रिलेशन, सबसे पहला काम, दो ही चीज मैंने तुम्हें सिखाया है। पहला क्या सिखाया, जेंडर, दूसरा क्या सिखाया, जनरेशन। पहला देखो जेंडर डिसाइड है क्या, अरे जेंडर तो मालूम ही नहीं है मुझे, एफ लड़का है या लड़की। अगर जेंडर नहीं मालूम है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होने वाला है, सी एंड डी। अगर ऑप्शन में है तो सी एंड डी। एम आई क्लियर? अब अगर उल्टा पूछ दूं, मैं बोलूं ए रिलेटेड टू एफ, जल्दी बोलो आंसर क्या, सी एंड डी ही होगा ना 100%? हाँ या ना? बिल्कुल मार दिया सी एंड डी। अरे भैया गौर से देखो, किसका पूछा है, ए पूछा है एफ के रिस्पेक्ट में, तो अभी तुमको क्या बनना है, एफ। तो मेरी मम्मी के पापा, अरे भैया ये तो बनेंगे भैया ग्रैंड फादर, नाना जी। एम आई क्लियर और नॉट? सिंपल, मेरे मम्मी के पापा, यानी मेरे मम्मी के पापा वो क्या बन गए, नाना जी। क्लियर है कि नहीं? ग्रैंडफादर कहते हैं, इंग्लिश में टेंशन है ही नहीं नाना दादा का, ठीक है कि नहीं? एम आई क्लियर और नॉट बाबू, जल्दी बोलो। यानी ग्रैंडफादर बन गए। याद रखिएगा बाबू, सिंपल जो जनरेशन है उसमें एकदम सिंपल। जैसे ही इससे रिलेशन, इससे एक दो पे जाओगे तो उसमें सिर्फ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही होगा। नीचे इससे एक दो आओगे तो वहां अगर जेंडर डिसाइड हो जाए तो या तो ग्रैंडसन होगा या फिर ग्रैंड डॉटर। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई या नहीं? एक दो क्वेश्चन और मैं यहां से पूछ देता हूं, तुम्हारा मन रखने के लिए। बोलोगे कि बताए नहीं सर, अच्छा लगेगा नहीं? आ जाओ, मुझे ये बताओ, ई रिलेटेड टू डी क्या होगा? अरे बाबू आंसर आ गया क्या? बहुत अच्छे। क्या बनाया, बेटा? बेटा बना दिया क्या? अरे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये सब बोलने में अच्छा लगता है कि बहू नहीं बेटी ले जा रहा हूं, बात समझ रहे हो? बट ब्लड रिलेशन में ब्लंडर हो जाएगा अगर बेटी बना दोगे या बेटा बना दोगे उसको, तो ठीक है। ई का रिलेशन जिसके साथ है, यानी बी के साथ है, शादी किया है, बी की मम्मी है डी, यानी डी का ई क्या है, ई सबसे पहले लड़का है,
तो डी की जो बेटी है उससे शादी हुआ, तो जिस बेटी के साथ जिसका शादी होता है वो क्या बन जाता है, बताओ जल्दी से। डी के नीचे उसकी बेटी के साथ जिसका शादी हुआ, मैंने क्या बोला था, याद करो अच्छे से, सन इन लॉ। एम आई क्लियर और नॉट, सन इन लॉ और नॉट, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, बन गया कि नहीं। यहीं मैं क्वेश्चन को पलट दूं, मैं बोलूं डी रिलेटेड टू ई, व्हाट इज योर आंसर बाबू, व्हाट इज योर आंसर। सीएनडी मारा क्या, अगर सीएनडी मारा तो मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता है तुमको। डी रिलेटेड टू ई मतलब डी ई से क्या है, तो सिंपल, ई की शादी जिसके साथ हुई, डी उसकी मम्मी है, तो भैया तुम ही सोचो ना, तुम्हारी शादी यानी सिंपल ई तुम हो, ई तुम्हारी शादी, अरे लड़के जो हो तुम्हारी शादी एक लड़की के साथ हुई, उसकी मम्मी तुम्हारी क्या लगी, अरे सासू माँ, अरे सासू माँ अगर हुई तो वो क्या लगेगी यार इंग्लिश में, सिंपल मदर इन लॉ। एम आई क्लियर और नॉट। एक एक बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां से कि कब कौन क्या लगेगा, किसका लगेगा, अच्छे से क्लियर हो गया। तब हम एक क्वेश्चन अच्छे से करवा देते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर एक दो दे देते हैं बनाने के लिए, जल्दी फटाफट। आइए दोस्तों, मैं चाहता तो इसे बना भी देता मैं, लेकिन चाह रहा हूं कि जितना मैंने आपको सिखाया है ना अभी तक, मैं चाहता हूं ये 10 क्वेश्चन आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है आप बना के आंसर कर दोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं बना के भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन दूंगा भी होमवर्क में। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक करेंगे, जो हमारी आदत है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग आंसर करोगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक समाप्त रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, ठीक है। तो आगे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले आप लोग जहां कहीं भी हैं, इसी तरह इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे हर ज़रूरतमंद के पास ये पहुंचे। जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और बाकी सब्सक्राइब और लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेल आइकन दबाना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको जल्दी से जल्दी मालूम चलेगा और आप अपडेटेड रहोगे चीज़ों के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। चलिए तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।